जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड लेक्चर नंबर 02। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कर लिया। उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन फिजिक्स का जो था उसको हम लोगों ने देख लिया था। जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स की डेफिनेशन देखी थी, फिजिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि क्या इसमें इसके दो इंपॉर्टेंट लॉ थे, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, उसके बारे में समझा था। स्कोप ऑफ फिजिक्स देखा था कि हम लोगों को हमारे जो 11th और 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो सारा सिलेबस हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो फिजिक्स के अंडर ही आता है। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ये दोनों मिलके सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट देती हैं, क्या सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ता है। बात करें फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की, देखो हम अगर बात करें फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों मिलके काम करती हैं तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो सोसाइटी के लिए होता है। अगर मैं कहूं पर्सनली तो मेरा तो ये मानना है कि टेक्नोलॉजी भी एक पार्ट ऑफ फिजिक्स ही है। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ये भी फिजिक्स ही है। वो काम कैसे करती है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहां पे होता क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी को जरूरत है किसी चीज की, या टेक्नोलॉजी को रिक्वायरमेंट है इंप्रूव करने की, तो हमें, या हम कह सकते हैं कि फिजिक्स को एक नया इन्वेंशन करना पड़ेगा। पहली चीज, अगर टेक्नोलॉजी को जरूरत है तो फिजिक्स को एक इन्वेंशन करनी पड़ेगी। और अगर मान लो उल्टा कर देते हैं इसका, कि अगर फिजिक्स ने कोई नई इन्वेंशन कर दी तो टेक्नोलॉजी उसको इंप्रूव कर लेगी, टेक्नोलॉजी उसको एडप्ट कर लेगी। तो दोनों के ही एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे देखे जाते हैं और हम दोनों को ही एग्जाम्पल से पढ़ेंगे समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें बहुत टाइम पहले की, तो हमारे पास एक इंजन हुआ करता था, स्टीम इंजन। आप लोगों ने सबने सुना होगा इसके बारे में, पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह के अंदर देखा भी होगा। स्टीम इंजन की अगर बात करें तो जितनी भी ट्रेनें उस टाइम पे, जितने भी फैक्ट्री थी उस टाइम पे, जितने भी कारखाने थे उस टाइम पे, ये सब स्टीम के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि जो इनका जो इंजन था वो स्टीम के ऊपर ही वर्क करता था। मतलब बहुत सारा जो कोल था उसको बर्न किया जाता था, स्टीम बनाई जाती थी। लेकिन इस स्टीम इंजन की एक सबसे बड़ी कमी थी, जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी पढ़ते हैं, जो आप लोग 10th में पढ़ के आए हो थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे होता क्या है, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी तो बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता क्या है कि स्टीम इंजन 60% एनर्जी को वेस्ट करता है। मतलब आप जितनी एनर्जी दोगे, अगर उसको 100% मान के चलते हैं हम लोग, तो उस 100% एनर्जी का 40% ही वर्क मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलता है आपको। तो 60% एनर्जी कहां जाती है, वो वेस्ट हो जाती है। मतलब अगर यहां पे देखा जाए कि स्टीम इंजन अगर काम कर रहा है, तो स्टीम इंजन काम करने के लिए, या स्टीम इंजन अगर जो काम करता है तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है 40%। मतलब हमें यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। टेक्नोलॉजी की डिमांड है, टेक्नोलॉजी की नीड है कि हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। आप सोचो कि हम किसी कार के अंदर फ्यूल डाल रहे हैं और वो कार जितना 40% उसका फ्यूल है सिर्फ उतना ही काम दे पा रही है, 60% को वो वेस्ट कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी कि हम जितना फ्यूल दें तो उसमें से ज्यादातर फ्यूल का वो वर्क करके दे हमको। तो मतलब यहां से अगर हम कहें कि एफिशिएंसी इंप्रूव हमें करनी है। अब टेक्नोलॉजी की डिमांड है, टेक्नोलॉजी नीड या इसकी रिक्वायरमेंट है कि एफिशिएंसी क्या करें, इंप्रूव करें। तो यहां से फिजिक्स की एक नई ब्रांच, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, जिसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था। इफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर, देन फिजिक्स डेवलप ए न्यू ब्रांच। एक नई ब्रांच का बर्थ होता है। मतलब यहां से आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी की बर्थ के लिए फिजिक्स की एक नई ब्रांच भी बर्थ लेती है, या एक नई ब्रांच भी इन्वेंट होती है। अब थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग
जो हम लोगों को 12th में पढ़ाई जाएगी, 11th में भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, बहुत सारा पढ़ते हैं 11th में। तो इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे इंजन हम लोग पढ़ेंगे, हीट इंजन, कार्नो इंजन, इन सब इंजन को जब हम लोग देखेंगे तो इन सब इंजन से हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। और इनको जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि जितने भी ये इंजन हैं इनकी डेफिशिएंसी 100% तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 100% के पास हम ले जा सकते हैं। मतलब आप 100% जो एनर्जी दे रहे हो उसका 95% तक वर्क आपको मिल सकता है। 100 तो नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं, आज तक ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं कि जिसको हम लोगों ने जितनी एनर्जी दी वो कंप्लीट एनर्जी को यूज ले, उस कंप्लीट एनर्जी का वर्क करे। कुछ एनर्जी वो वेस्ट करेगा, चाहे तो वो हीट की फॉर्म के अंदर, चाहे तो वो साउंड की फॉर्म के अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट 100 के आसपास की एनर्जी का वो वर्क आपको करके देगा। तो दैट इज द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स। हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स ने जन्म लिया कब? जब टेक्नोलॉजी को इंप्रूव की जरूरत थी। तो हमने स्टीम इंजन के लिए अगर यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स आ गई। अब स्टीम इंजन को यूज नहीं करता। क्लियर है? ये बात हुई टेक्नोलॉजी की जरूरत के हिसाब से फिजिक्स को अपनी नई इन्वेंशन करनी पड़ी। अब इसका अपोजिट सेंस लेके चलते हैं। हमने अभी देखा कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी टुगेदर वर्क करती है तो सोसाइटी को बेनिफिट होता है। पहले हमने देखा कि जब टेक्नोलॉजी को जरूरत थी, फिजिक्स ने काम किया, वर्क किया, नई ब्रांच इन्वेंट की, दोनों ने मिलकर उसको टेक्नोलॉजी ने अडॉप्ट किया, दोनों ने काम किया तो सोसाइटी को बेनिफिट हुआ। अब हम लोग इसका अपोजिट लेके चल रहे हैं कि अगर फिजिक्स एक नई ब्रांच के बारे में इन्वेंट करे या नई ब्रांच के बारे में एक नई चीज डिस्क्राइब करे तो उसको अडॉप्ट कैसे करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर देखते हैं इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि जब फिजिक्स में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, जब सेमीकंडक्टर का पता लगा तो हम लोग जब सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टर के बारे में जब स्टडी करते हैं, जब यह हम लोगों ने जब स्टार्ट की इसकी, तो हम लोगों को पता चला पीएनपी डायोड, एनपीएन डायोड, ट्रांजिस्टर। जब हम लोगों ने सिलिकॉन चिप्स की स्टडी की या सिलिकॉन चिप्स को हम लोगों ने जब डेवलप किया तो यहां से आज जिसकी हेल्प से आप लोग मुझे देख पा रहे हो, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, मोबाइल, इन सब का डेवलप हुआ या इन सब की इन्वेंशन हुई। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जब टेक्नोलॉजी की डिमांड होती है, कंप्यूटर, मोबाइल, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जब टेक्नोलॉजी की डिमांड होती है तो फिजिक्स को अपनी नई ब्रांच इन्वेंट करनी पड़ती है। और अगर अपोजिट सेंस में ले कि जब फिजिक्स अपनी नई ब्रांच, फिजिक्स जब बढ़ती है तो उसका यूज टेक्नोलॉजी लेती है, और जब टेक्नोलॉजी को जरूरत पड़ती है तो फिजिक्स एक नई इन्वेंशन करती है। तो जब हम लोगों ने सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, सिलिकॉन चिप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो यहां से आपके पास प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, मोबाइल, एलईडी जो सबसे ज्यादा यूज आ रही है, लाइट एमिटिंग डायोड, यहीं से आया। पहले हम लोग बल्ब यूज करते थे 100 वोल्ट का, उसके बाद CFL, फिर हम लोग आज एलईडी यूज कर रहे हैं। मतलब एक सबसे कम, ये एमिट कर रही है, लाइट को एमिट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज कर रही है। 100 वाट का बल्ब अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज कर रहे हैं, अगर आप एनर्जी निकालोगे, आपके पास फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम से, तो कितनी ज्यादा एनर्जी वो यूज कर रहा है और लाइट कितनी दे रहा है, मतलब लाइट कितनी वो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर। और अगर आप एलईडी को देखोगे तो वो एक छोटी सी चिप्स है, एक छोटी सी चिप है, अगर उसके पास थोड़ी सी, उसका जो 100 वाट का जो बल्ब यूज कर रहे थे हम लोग, उसका अगर हम लोग कहें कि 1% भी या 2% भी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आती है तो वो इतना एमिट करता है लाइट को कि हमारा जो पूरा रूम है उसके अंदर हम लाइट को इजीली ले सकते हैं या उसको यूज ले सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है, या हम कह सकते हैं कि रिजल्ट है किसका, सिलिकॉन चिप का। तो जब हम लोग सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, इन्वेंशंस हुई, तो ये सब चीजें आई। और एक नई ब्रांच और आती है फिजिक्स की, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जब डेवलप होती है तो यहां से भी जो हमारा कम्युनिकेशन है,
मैं जो बोल पा रहा हूं आप लोग जो सुन पा रहे हैं, जो कॉल हम लगा पाते हैं, जो मैसेजेस हम लोग दे पाते हैं, सबसे बड़ा रिजल्ट कम्युनिकेशन जो है वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके बारे में भी हम लोग क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे, 11th के अंदर नहीं पढ़ेंगे। ये सब जो जितना भी मैटर जो हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोसाइटी को बेनिफिट कैसे देते हैं, और जो इससे पहले वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था थर्मोडायनेमिक्स वाला, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के अंदर। तो ये एक तरीके से वो कंसेप्ट जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी वर्क टुगेदर देन सोसाइटी बेनिफिट, सोसाइटी को बेनिफिट होता है उस चीज का। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था इस चैप्टर का जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस फिजिक्स का, या मैं नेचर बोल सकता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे अब तक तो, कि हम लोग जो फिजिक्स को जो डिस्क्राइब करते हैं या फिजिक्स का जो वर्ड हम लोग लेके आए वो नेचर से आया। तो मैं कह सकता हूँ कि फिजिक्स के अंदर या नेचर के अंदर जो 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, फोर्स बहुत सारे हैं, हम लोग 11th-12th के अंदर बहुत सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, 100-200 फोर्स को हम लोग पढ़ डालेंगे। लेकिन ये जितने भी सारे फोर्सेस हैं, ये सब फोर्सेस कहीं ना कहीं बने किनसे हैं? तो 4 ही फंडामेंटल फोर्स हैं हमारी पूरी नेचर के अंदर या पूरी फिजिक्स के अंदर। जितने फोर्स इन चारों के अलावा हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं फोर्सेस से डेवलप होते हैं या इन्हीं फोर्सेस से बनते हैं, रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो वो चारों फोर्स हम देखते हैं कौन से हैं। तो अब देखते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन फिजिक्स, या अब तुम बोल सकते हैं नेचर, मतलब जो नेचर के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। इसके अलावा जितने भी फोर्सेस आप पढ़ोगे वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेट करते हैं या कहीं ना कहीं इन्हीं से ही डेवलप होते हैं। तो 4 फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी सुन रखा है, पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत और डिटेल से 11th में पढ़ेंगे, पूरी 11th क्लास में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम आपने सुना हुआ है, पढ़ने वाले हैं इसको, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, ठीक है ना वो, और 12th क्लास में और भी पढ़ने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग बहुत ही कम पढ़ते हैं पूरे 11th-12th में। 11th में तो बिल्कुल भी नहीं है, 12th में थोड़ा सा पार्ट, 1% पार्ट है हमारे, तो उसी कितने की बात करेंगे हम लोग। अब इनको देखते हैं, इनके कुछ कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे 11th-12th के अंदर। इसमें ग्रेविटेशन फोर्स जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सुन रखा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स की सबसे खास बात क्या होती है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है लॉन्ग रेंज फोर्स है। मतलब डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे, देखो ग्रेविटेशन फोर्स किसके किसके बीच लगता है? कोई भी 2 पार्टिकल, मास की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशन फोर्स कंप्लीटली डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर, और डिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है। मतलब डिस्टेंस अगर हम कह सकते हैं, इंफिनिटी डिस्टेंस भी अगर हम लें तो उसके ऊपर भी वर्क करता है। एग्जाम्पल देख लो ना, सन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है किसके ऊपर लगता है? अर्थ के ऊपर लगता है कि नहीं लगता? अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स मून के ऊपर लगता है। मतलब ये एक ऐसी रेंज हो गई ना जो बहुत ही ज्यादा है। अगर एक्सटेंड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तब भी फोर्स कम नहीं होता, खत्म नहीं होता। कम तो होता है ऑलमोस्ट, पर खत्म नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स इज द लॉन्ग रेंज फोर्स। मतलब अगर इसकी जो डिस्टेंस की अगर बात करोगे उसकी कोई रेंज ही नहीं है। अर्थ पे लगता है सन का, कितनी डिस्टेंस है? सन के ऊपर अर्थ का जो है मून के ऊपर लगता है। तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। दूसरा पॉइंट आप यहां पे कह सकते हो कि ये चारों फोर्सेस के अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स होता है। वीकेस्ट का मतलब अगर आप समझ सकते हो, इन सब फोर्स की बजाय यहाँ पे ये सबसे मैग्नीट्यूड के अंदर सबसे कम होता है। अगर आप चेक करोगे तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स आप लोगों को पढ़ के आए हो पहले 9th क्लास के अंदर, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, F = G(m1), स्मॉल लिख देते हैं, m1m2/r², where G is the universal constant, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। मतलब 10⁻11 कितनी कम वैल्यू है, आप सोच के देख सकते हो।
ठीक है ना। तो बहुत ही कम फोर्स मैग्नीट्यूड के अंदर निकल के आता है। तो आप पहला इसका हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी अगर आप होती है इसकी तो होता है। और वीकेस्ट फोर्स है, वैल्यू के अंदर कम है ना। मास पे डिपेंड करता ही है, डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे भी फर्क पड़ता है, डिस्टेंस का भी इस पे इफेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं इसकी, तो ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। मतलब चार्ज पार्टिकल की अगर हम बात करें तो चार्ज पार्टिकल को भी आप बहुत दूर तक रख सकते हो, तब भी फोर्स तो लगता है इनका। लॉन्ग रेंज, इतनी लॉन्ग रेंज नहीं होती जितनी ग्रेविटेशन की होती है, बट हाँ लॉन्ग रेंज होती है, ग्रेविटेशन से कम, लेकिन लॉन्ग रेंज में ये भी इफेक्टिव होता है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग रेंज फोर्स। सेकेंड पार्ट इसका कि हमने इसको पढ़ा कि लॉन्ग रेंज ये भी है और ये भी है, लेकिन ये वीकेस्ट फोर्स है, ये वीक नहीं है। आप कंपेयर करके देखोगे, आप हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करेंगे, आप लोग 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे हमारे पास ये आया ना, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी आपके आएगा नहीं ये 11th में, लेकिन एक बार इसको समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखो कंपेयर कर रहे हैं दोनों, F इलेक्ट्रोस्टैटिक और F ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप देख रहे हो R तो डिस्टेंस है, दोनों में है, ठीक है ना। m1 m2 यहाँ मास है, यहाँ चार्ज है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, तो जैसे मास की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, यहाँ पे चार्ज की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अच्छा, इसमें डिफरेंट ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, और ये है कुलाम कांस्टेंट जिसके बारे में हम लोग, मतलब कुलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इस फॉर्मूले को बताया था, या ये कुलाम्स लोग हम कहते हैं, तो इन्होंने डिराइव किया था इस फॉर्मूले को। तो k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर -11 और यहाँ पे 10 की पावर +9, कंपेयर कर सकते हो। ये वैल्यू तो कोई ना कोई होगी, इसकी भी और इसकी भी, तो डिफरेंस यहां से पता चलता है ना। G की वैल्यू है ये और K की वैल्यू है ये। अब कंपेयर करो 10 की पावर -11 और 10 की पावर +9, कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो ये वीकेस्ट फोर्स है, बट ये वीकेस्ट फोर्स नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है, कि लॉन्ग रेंज है दोनों के दोनों, और दोनों ही ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। अब एक इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। दो चीजें देखी, दोनों कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये मीडियम पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करते। मतलब आप कह सकते हो ना मीडियम का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर, मतलब है तब भी लगेंगे, मीडियम से इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं होते। मीडियम है तब भी फोर्स रहेगा बरकरार इनके बीच में, नहीं है तब भी लगेगा, बट हाँ मीडियम अगर होता है तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है फोर्स, ठीक है। तो मीडियम पे या मीडियम का इन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे ही ये कॉमन प्रॉपर्टी देख रहे हैं दोनों की, ठीक है। तो मीडियम अगर है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगेगा फोर्स, नहीं है तब भी लगता है, वैक्यूम के अंदर भी लगते हैं दोनों के दोनों फोर्सेस। तो ये दोनों की कॉमन चीज थी। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम कह सकते हैं कि बहुत ही बोर्ड के लेवल के हिसाब से देखें या वैसे भी हमारे अगर इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तब भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखो न्यूक्लियर फोर्स नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स। अब न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है तो उसकी सिंपल सी एक चीज अगर हम इस पॉइंट को देखें कि ये थे लॉन्ग रेंज फोर्स, लेकिन ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है। तो लॉन्ग रेंज फोर्स ये नहीं है, बहुत ही कम रेंज के अंदर ये वाले फोर्स काम करते हैं। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत ही कम लगते हैं, मतलब बहुत ही कम रेंज के अंदर ये एप्लीकेबल होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स, ये बाहर लग रहे थे और ये लगेगा न्यूक्लियस। और रेंज की बात अगर हम करें तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साइज को डिस्क्राइब किया था 10 टू द पावर -15 मीटर।
10 की पावर -15 मीटर, इतनी कम रेंज के अंदर ये वाले फोर्स इफेक्टिव होते हैं। होता ये भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते क्या हैं। देखो आपने पढ़ा है कि एक जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। अच्छा, प्रोटॉन भी एक से ज्यादा होते हैं तो प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी एक से ज्यादा होते हैं। लेकिन ये सब होते कहाँ हैं? न्यूक्लियस के अंदर। अब एक छोटी सी चीज समझना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा प्रोटॉन है और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ये दो प्रोटॉन हैं तो इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि भाई जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और स्ट्रॉन्ग ही होता है ये भी। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। अगर ये सही है, और बात तो सही है, लगनी भी चाहिए दोनों। तो जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो न्यूक्लियस फट जाएगा ना, मतलब न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा ही नहीं। जितने भी प्रोटॉन थे सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ब्लास्ट हो जाएगा न्यूक्लियस। ब्लास्ट हो जाएगा तो सारे प्रोटॉन अलग अलग फैल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक जगह रहते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब जब इतना सारा फोर्स लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, उसके बाद भी न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहते हैं प्रोटॉन साथ में, तो इसका मतलब एक और फोर्स इनके ऊपर लग रहा है जो इनको बांध के रखता है, जो इनको बाउंड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर। और जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कहीं ज्यादा उससे भी स्ट्रॉन्ग फोर्स होना चाहिए, तभी तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं हम लोग, इनके बीच में लगना चाहिए ना। तो उसी फोर्स को जिसकी वजह से ये प्रोटॉन आपस में बंध के रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा। समझना कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी रहेगा न्यूट्रॉन भी रहेगा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, अट्रैक्ट करके रखते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में कि ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये चार्ज से कोई लेना देना नहीं रखता। मतलब इसका ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है चार्ज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो ना, प्रोटॉन और प्रोटॉन पे दोनों में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बावजूद एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें चार्ज का कोई लेना देना नहीं होता। प्रोटॉन पे चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे नहीं होता, लेकिन फिर भी लग रहा है। और ये सब फोर्स बराबर लगेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी रहेगा और उतना ही फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी रहेगा। मतलब अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में, हमारी आपकी लैंग्वेज में आप समझना चाहो तो समझ सकते हो कि जो न्यूक्लियस है ना, ये सब इसके बच्चे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब। पर ये भेदभाव नहीं करता कि प्रोटॉन को कहे तेरे पास चार्ज है तो तेरे ज्यादा फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन को कहे तेरे पास चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे नहीं होता ना, तो न्यूट्रॉन को कहे तेरे पास चार्ज नहीं है तो तेरे पे कम फोर्स लगेगा। नहीं, ये सब पे इक्वली फोर्स लगाता है और इसी की वजह से ये बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियन के, अब देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर डेफिनेशन आप डिस्क्राइब करना चाहोगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है क्या? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, और ये चार्ज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट जो है, और बाकी की बातें हम लोग देखेंगे 12th क्लास के अंदर। अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसे मैंने बताया था आपको, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम बहुत ही कम पढ़ते हैं। देखो ये तो था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब एक ऐसा भी फोर्स होता है जो वीक होता है और ये इनके ऊपर नहीं लगता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं लगता, ये लगता है बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे न्यूट्रिनो है ना, एंटी न्यूट्रिनो। अब ये क्या होते हैं? मुझे पता है कि आप लोगों को यहाँ पे ये कुछ भी पता नहीं है। तो ये चीजें जो है न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, ये एक ऐसे पार्टिकल होते हैं कि जब हम लोग किसी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, किसी न्यूक्लियस को आगे ब्लास्ट करते हैं, तो इनमें से पार्टिकल निकलते हैं।
तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो वीक होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए दूर दूर चले जाते हैं। तो ये होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में अभी हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तो इसके ऊपर आप फोकस मत करो, कोई बात नहीं है, ये हम लोग थोड़ा बहुत आएगा 12th में तब पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास ये 4 फंडामेंटल फोर्स है जिनकी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने यहाँ पे देखी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए थैंक यू।